नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। नेहा बोरा पहुंची थी रांची, जहां पर 4 जुलाई से वहां के स्टूडेंट और प्रतियोगी जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं और जो कर्मचारी चयन आयोग के लिए परीक्षाएं करता है, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। और 25 तारीख से तो वहां पर जो छात्र नेता हैं महतो, वो अनशन पर बैठे थे। कल ही उन्होंने अनशन खत्म किया है। लेकिन पूरी तरह सात्विक, पूरी तरह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत वहाँ आज़ादी के नारे नहीं लगाए जा रहे थे। वहाँ किसी राजनीतिक बयानबाजी से परहेज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जंतर-मंतर पर जो करीब-करीब 1 सवा महीने तक तमाशा चला और विरोधी दलों के नेताओं को भी मंच पर लाकर के भाषण देने का पूरा-पूरा मौका दिया गया, जिन्होंने मोदी सरकार को अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग सुर में और अंदाज में खूब जम करके कोसा, वैसा वहाँ नहीं होने दिया जा रहा है। जो वामपंथन है, नेहा बोरा, वो वहाँ आज पहुँची थी और उसने भाषण देने की कोशिश की, तो उसको धक्के मार कर के मंच से नीचे उतार दिया गया। और जब विधानसभा के लिए मार्च की बात आई, तो उसके ऊपर स्याही फेंकी गई और कहा गया कि चूंकि ये उमर खालिद की वकालत करती हैं, शर्जील इमाम जैसों की वकालत करती हैं, इसलिए हम आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ये जो अलगाववादी चेहरे हैं, ये जो जब इनको मौका मिलता है, मीडिया के कैमरे हों तो, कोई मंच हो तो, डपली गैंग के साथ खड़े हों तो, ये तुरंत जो है ये आज़ादी की मांग करने लगते हैं और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। इनकी जो ये मानसिकता है और अतीत में भी कौन-कौन से ऐसे चेहरे रहे हैं, आज ज़रा उन पर बात करेंगे। इनकी मनःस्थिति क्या है? इनका टारगेट क्या है? करना क्या चाहते हैं? समाज में उथल-पुथल क्यों कर देखना चाहते हैं? सामाजिक तनाव का कारण क्यों बनते हैं? और राष्ट्र के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर शुरू कर देते हैं? मेरे साथ जुड़ रहे हैं एकलव्य सिंह, ऑलरेडी जुड़ गए हैं जयपुर से। उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। प्रणाम नमस्कार। सर, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एकलव्य इनकी ग्रंथि क्या है? ये वहाँ भी पहुँच गई, बिना ये सोचे समझे कि उनके हाथों में तो तिरंगा है। वो तो किसी राजनीतिक दल के नेता को भी वहाँ नहीं फटकने दे रहे हैं। वो किसी को पॉलिटिकल भाषण भी नहीं देने दे रहे हैं। इनकी तरह देश को कमज़ोर करने वाले नारे भी बुलंद नहीं कर रहे हैं और डबली वाला गैंग भी वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। सर देखिए, एक तो सर्वप्रथम मैं वहाँ जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि उनकी सराहना होनी चाहिए सर। ना वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तो छोड़िए, उन्होंने हेमंत सोरेन जी के लिए भी कुछ अपशब्दों या कोई उल्टी-सीधी माँग भी नहीं करी है सर। उनका बहुत सिंपल प्रेमाइस है कि एजुकेशन सिस्टम में या पेपर लीक्स को लेके जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बदलाव आए, उसमें जैसे कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट किया जाए ताकि स्टूडेंट्स आगे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करें, उसमें काम होता हुआ दिखना चाहिए। और उसमें भी वहाँ जो उनका मेन जो इश्यू चल रहा है अभी गवर्नमेंट के साथ जो एक तरह से डेडलॉक है कि भाई पहले आप एक्सेप्ट तो करो कि गड़बड़ हुई है। आप एक्सेप्ट करोगे तो ही तो उस पे इम्प्रूव करोगे। तो बहुत जेन्युइन एक तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है सर। इनफैक्ट वहाँ पे ऐसे भी कई इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे कि लोगों ने जाके एक तरह से उनके मुंह में माइक दे के और उनसे कुछ ना कुछ वहाँ की सरकार के अगेंस्ट, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, भारत के एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट कुछ ऐसे निकलवाने की कोशिश करी कि जैसे कि मतलब ये देश बर्बाद हो चुका है टाइप। लेकिन उन्होंने बड़ी सेंसिबल बातें करी सर, मतलब बहुत मेच्योरिटी के साथ उसको डील करा। अब सर देखिए, जहां तक वामपंथियों का सवाल है और ये जो नेहा बोरा जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी सर मेंटालिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सर, कोई भी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो जेन्युइन स्टूडेंट या
वेल मीनिंग सिटीजन होगा इस देश का, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि ये कम्युनिस्ट या जो आइसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये अध्यक्ष हैं, उसका जो स्टूडेंट विंग होता है एसएफआई वगैरह का, तो इन लोगों की सर मेंटालिटी क्या है इसको समझना जरूरी है। मतलब वो मुझे लगता है कि मोटा मोटी तो स्टूडेंट्स इसको समझते हैं सर। देखिए सर, इन लोगों के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप बता रहे थे कि कोई मंच मिल जाए या कोई टीवी पे आने का अवसर मिल जाए, तो ये सर इनसे क्या है, सस्ती पब्लिसिटी के आदी हो जाते हैं सर। इनसे पचाया नहीं जाता जब इनको थोड़ा सा भी फेम मिल जाता है ना। अब हुआ क्या सर कि जो इनको जंतर मंतर प्रोटेस्ट के कारण एक जो वहां पे ओवरऑल जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह से जो भी समीकरण मिले, तो वहां पे जो रिजल्ट मिला, तो अब सर वो तो एक तरह से इशू ही रिजॉल्व हो गया। अब वो इशू रिजॉल्व होने के बाद इनको कौन पूछने वाला है वहां पे। तो इन पे सर दो प्रॉब्लम्स हो रही थी कि एक तो ये कि भाई जो आपको लाइमलाइट मिल गई थी, वो लाइमलाइट के लिए जो ये इनका जो हंगर खत्म नहीं होता है, वो उसको एक तरह से वापस अ, मतलब भोगने की अपॉर्चुनिटी थी इनके पास। और दूसरा सर कि इन पे आरोप भी लग रहे थे कि भाई एक तरफ तो तुम ये कहते हो और दूसरी तरफ जो जेन्युइन प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वहां पे तुम जा नहीं रहे। लेकिन सर इन लोगों की जो मांगे थी, क्योंकि सर आयसा ने क्या है कि जंतर मंतर में भी एक अलग से ही एक पूरा सेटअप लगा रखा था एक स्टॉल करके। और ये सब जो हमने अजीब सी मांगे जो सुनी थी कि अल्लाह तेरा नाम रहेगा और कश्मीर में तो भारत की सेना ने कब्जा कर रखा है, ये सब सर वहीं से फ्लो करती हैं। तो बच्चे समझदार होते हैं सर, वो देखते हैं कि इन लोगों की मेंटालिटी क्या है और ये क्यों किसी प्रोटेस्ट से जुड़े हैं। तो इसी तरह से सर इनका जब वो वहां पे पहुंची, तो बच्चे जो इनको ऑलरेडी जानते हैं, ऐसा थोड़ी है ना सर कि रील सिर्फ एक तरफ के ही लोग देखते हैं। ये नेहा बोरा और इनकी जो पूरी गैंग है, इनकी तो सारी रील्स देख ही चुके थे ना लोग। तो उसी उसी हिसाब से इनका स्वागत किया गया। देखिए सर, मैं इसको समझाने के लिए ना एक छोटी सी बात और बताता हूँ। ये सर ये बेसिक डिफरेंस है सर, ये एंटी मोदी गैंग के बीच में, या जिन्हें आप कह लें कि जो राष्ट्रवादी हैं, उनके बीच में सर एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है सर कि अभी सर आप देखिए कि दो वर्डिक्ट्स एक साथ आए सर। मतलब एक दो दिन के डिफरेंस में एक आया सर, ब्रिजभूषण शरण सिंह का वर्डिक्ट, जिसमें कि उन्हें न्यायालय ने जो है एक तरह से बरी कर दिया उनके ऊपर जो आरोप लगे थे। और दूसरा जो वर्डिक्ट आया सर, वो तरुण तेजपाल को लेके आया, जो तहलका के ओनर हुआ करते थे, जो जिनका रेप में 13 साल से चलते हुए केस में उनका कन्विक्शन हो गया, 10 साल की सजा हो गई। अब सर ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस में क्या होता है कि यही लोग ये कह रहे हैं कि एक तरह से कोर्ट्स ने तो मतलब न्याय हार गया और दरिंदा जीत गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं सर ये लोग। और वहीं जो तरुण तेजपाल वाला जो मैटर है सर, जिसमें कि कन्विक्शन हो गया है उसका, वहां पे ये लोग सर, वैसे तो इनने कंप्लीट साइलेंस बना रखा है, लेकिन यदि इनके मुंह में कोई माइक दे ही देता है तो ये कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, अभी हाई कोर्ट का फैसला है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। तो सर इनकी हिपोक्रेसी सर आप हर लेवल पे देखेंगे। आप देखेंगे सर कि जैसे राम मंदिर का इशू था, तो हम सब उसको डिस्कस किए सर। हम सब ने कहा कि चंपत राय का जो मतलब जिम्मेदारी थी वो बनती है, उनका रेजिग्नेशन हिंदू पक्ष में सबने मांगा। और वहीं सर अगर आप दूसरी तरफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब देखेंगे, तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की जब बात होती है, वहां जो इरेग्युलरिटीज होती हैं, कैसे लैंड जिहाद किया जाता है इस देश में, तो उसके में सर पूरे मुंह पे एकदम चुप्पी बांध के लोग बैठ जाते हैं। तो सर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो राहुल गांधी ने भी सदन के पटल से वर्ड यूज किया था कि अंधभक्त सर। तो सर सच्चाई ये है कि ये वर्ड ही गलत है सर। भक्त कभी अंधा होता ही नहीं है सर। भक्त लगातार ज्ञान पाने का, ज्ञान एक तरह से मतलब को जैसे कहते हैं ना सर, अर्जित करके, और उसको उसके बेसिस पे सर अपने डिसीजंस लेता है सर। और इनके लिए जो दूसरी तरफ से वर्ड यूज किया जाता है सर, चमचे, ये यूज किया जाता है ना सर इनके फॉलोअर्स के लिए। ये है सर इन लोगों की सच्चाई, कि ये अपनी आंखें बंद करके ऊपर से जो नैरेटिव चलाया जाता है, बस अंधाधुन उसको फॉलो करना है सर। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं सर, कि आज सर राहुल गांधी जी ने भी
E20 का जो प्रोटेस्ट है उसको ज्वाइन कर लिया, एक वीडियो उन्होंने जारी करा है। उस वीडियो को सर आपके दर्शकों को मैं निवेदन करूंगा कि ध्यान से देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस वीडियो में सर वो जाके अपनी इनोवा हाई क्रॉस उनकी खड़ी हुई है, और वो जिस इनोवा हाई क्रॉस का जब वो ढक्कन खोल रहे हैं सर, तो उस ढक्कन के ऊपर ही लिखा हुआ है E20 कंप्लायंट। तो ये तो स्तर है सर, बौद्धिक स्तर। वैसे बौद्धिक से सर मुझे एक और ध्यान आया सर, आज अभिजीत दीपके ने एक और बात करी है सर। अभिजीत दीपके ने कहा है कि हमें अन्ना हजारे जैसे बुड्ढों से कोई इंस्पिरेशन लेने की आवश्यकता नहीं। आज ये उसने स्टेटमेंट दिया है सर। तो पहली बात तो ये है सर कि मुझे लगता है कि 2011 में जिस तरह का आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि आज जो प्रोटेस्ट होते हैं उन प्रोटेस्ट के लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वहां पे जेन्युइनली जो उसका इम्पैक्ट हुआ वो सारे देश ने देखा। और उसके अलावा सर कम से कम आपको एक इससे आपकी जो संस्कार है वो भी प्रदर्शित होते हैं। कम से कम उम्र का तो सम्मान कर लीजिए। वही ये महाराष्ट्र के ही हैं सर अभिजीत दीप के, और अन्ना हजारे भी वहीं के हैं। आप ठीक है, आपकी सहमति हो सकती है या आप इस तरह से जताना चाहते हो कि अब जेन जी का जमाना है या जो भी है, लेकिन आप मतलब एक सम्मानित व्यक्ति को आप कह दोगे जिसने एक मतलब नेशनल लेवल इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, उससे रिजल्ट भी निकल के आया, आप उसको कह दोगे कि आज सच्चाई तो ये है सर, ये जो आम आदमी पार्टी वगैरह है उस प्रोटेस्ट की तो खा रहे हैं। अगर वो प्रोटेस्ट अन्ना हजारे के मतलब संरक्षण में नहीं हुआ होता या उनके नेतृत्व में, तो क्या आम आदमी पार्टी थोड़ी ना बनती। उसी आम आदमी पे पार्टी ये सब एक्सपोज हो रहे हैं। राहुल गांधी के एक और वीडियो का जिक्र नहीं किया आपने, मैं जरा दर्शकों को दिखा देता हूँ। I believe that we share spaces with animals, with all living beings. I don't think we own them. I think they are on this planet with us, and they deserve respect, love, and affection. Yes, Nuri, do you agree with me? Yeah. So this is Nuri. She's my mom's dog. My mom's going to be very angry that I put on the video, but too bad. I'll deal with that problem when it arises. इनके पास झारखंड जाने का, झारखंड के बच्चों के लिए बयान देने का कोई समय नहीं है, लेकिन एक कुतिया को पकड़ करके उसको कैमरों पर लाना और उसके लिए एक छोटा-सा वीडियो बनाना, इनके पास टाइम ही टाइम है। सर देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद किसी और ने बनाया होता, तो शायद लोग इसको इस तरह से नहीं देख रहे होते जैसे कि अब देख रहे हैं। राहुल गांधी के इस पोस्ट के नीचे अगर कमेंट्स पढ़ेंगे तो उससे काफी क्लियर हो जाएगा। और सर ये प्रॉब्लम यही है सर कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस तरह की हरकतें करके जो एक मतलब वो क्राउड जो सो कॉल्ड ये जो एक बीमारी है उसको आप मतलब उस टाइप का उसको उसके लिए जो अपीलिंग टाइप के वीडियोस हो सकते हैं वो जारी करके आप जेन जी का जो है उनका मत हासिल कर सकते हो, पर ऐसे नहीं चलती सर। नहीं, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ और दर्शक भी नीचे कमेंट करके बताएं कि ये कुतिया के गले में माइक बांध करके क्या साबित करना चाह रहे हैं। Now we are going to be working on a presentation. क्या कहना चाह रहे हैं? Thank you. ये माइक तो ये भी लेकर के खड़े होते हैं और अक्सर माइक लगा करके ही बात करते हैं, तो कुतिया के गले में माइक क्यों लगाया है? सर वो बीच में आपने सुना होगा ना, वो कुछ कर रही थी तो राहुल गांधी ने पूछा कि भाई क्या कहना चाह रही हो। तो ये इस टाइप की सर देखिए ये हरकतें हैं जिससे कि मतलब इन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये इतने बड़े डॉग लवर या एनिमल लवर हैं जिनका कि क्या कहते हैं गौ मांस खाने की, स्पेशल टाइप के गौ मांस खाने की परंपरा से आते हैं जिस परिवार के। मैं इस संदर्भ में बता दूं सर आपके दर्शकों को कि एक बार सर नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस समय सर वो जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमेरिका जब एक ट्रिप पे गए थे, इंदिरा गांधी जी भी उनके साथ में गई थी। तो वो एक नॉर्मल होता है सर प्रोटोकॉल की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो टीम होती है वो आपस में इंटरैक्ट करती है कि भाई आपके डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या रहेंगे।
तो प्रेसिडेंट आइजनहावर की टीम ने सर नेहरू जी की टीम को कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बताया था सर, और सर ये मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा, 1973 में इनको इन अमेरिका ने ही इन फाइल्स को डिक्लासिफाई कर दिया था, तो उसके आधार पे बता रहा हूँ। तो जब प्रेसिडेंट आइजनहावर की टीम ने पूछा था, तो सर नेहरू जी की टीम ने पर्टिकुलरली बताया था कि उन्हें एक स्पेशल टाइप का गौमांसी चाहिए होगा, जिसको फिले मीनन कहते हैं। और बाद में सर ये भी उस रिपोर्ट में पब्लिश करा गया कि उसको नेहरू जी और इंदिरा गांधी, जो कि उनकी डॉटर भी साथ में ट्रैवल कर रही थी, उन्होंने बहुत पसंद किया था। हालांकि उसमें मतलब कुछ स्कॉच विस्की के बारे का भी वर्णन था। तो ये जो है सर, इसके बाद मतलब सावन में, और वहां से लेके ये परंपरा आज तक जारी है सर। ये सावन में लालू प्रसाद यादव के साथ जाके मटन पकाने वाली जो परंपरा है सर, ये इन्हें ऐसा लगता होगा कि ये कह देंगे कि आई एम अ डॉग लवर, या इन्होंने डॉग लवर नहीं कहा, इन्होंने कहा कि एक्चुअली आई एम अ एनिमल लवर। और मुझे लगता है कि इन पशुओं को या इन एनिमल्स को जो है पीसफुली हमारे साथ इस धरती पे एग्जिस्ट करने का एक अधिकार है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हिपोक्रेसी की भी एक सर पराकाष्ठा जो होती है, इन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों तरफ की बातें कर लेंगे, ये बीफ लवर या नॉनवेज लवर बन के भी एक तरफ से, और अच्छी अच्छी अपनी रेसिपीज दिखा के एक तरफ की बात भी कर लेंगे, और दूसरी तरफ अपने आप को एनिमल लवर भी बता लेंगे। ऐसे दुनिया नहीं चलती सर, और हमारे देश का जो असली जेनजी है वो हिपोक्रेट नहीं है सर। और आप देखिएगा सर, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है सर अपने भारतवर्ष में। मतलब वैसे कई गलत आदतों में पड़ने के लिए और मतलब कई तरह की बातें जेनजी के लिए करी जाती हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं सर कि अगर आप स्पेशली पोस्ट कोविड समय से सर अगर हमारे जेनजी का एक ट्रेंड देखेंगे, तो एक बहुत बड़ी जेनजी की संख्या है जो धर्म के प्रति जिनका आकर्षण हुआ है। लंबी लंबी लाइनें हमारे अलग अलग धामों पे देश के बड़े बड़े मंदिरों में लगती हैं। एक दूसरा ट्रेंड है सर, जो कि अल्कोहल इंडस्ट्री में जो एक ड्रॉप आया है। आजकल बात होती है कि ज्यादातर लोग कॉफी प्रेफर करते हैं, ना कि ड्रिंकिंग और कॉकटेल्स और ये सबसे ज्यादा। तो हमारा देश बदल रहा है सर, और वही हमारी असली जेनजी की ताकत भी है। ये जो 1000-2000 हमने जंतर मंतर पे देख लिए, बैक्ड बाय जिहादी एलिमेंट्स, और जो एफसीआरए के सपोर्टर्स थे, मतलब एफसीआरए जिनके अगेंस्ट आने वाला है उसके जो सपोर्टर्स थे, वो हमारी जेनजी कतई नहीं है। और ये जो नेहा बोरा को साथ जो हमने आज सलूक देखा है वहां पे, वो भी उसी कड़ी में एक मैं समझता हूँ कि जो जनता का मन है वो हमें दिखाए सर। ये देखिए सर, सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर वैसे, कि ये जितने हैं सर, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अभिजीत दीपके हो, और अब चाहे नेहा, ये सब अपने ऊपर खुद ही किसी से इंक डलवा के सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करते हैं क्या सर? और किसी के ऊपर इंक नहीं डलती, इन्हीं लोगों के ऊपर इंक डलती है, और इंक तक ही पहुंचते हैं। केजरीवाल जी ने शायद वो एक मतलब लाइन सेट कर दी होगी, भाई मैंने तो थप्पड़ खा लिया जनता में, अब थप्पड़ वप्पड़ नहीं खाएंगे इंक से ही काम चला लेते हैं। जो पकड़ा गया है उसने कहा है कि चूंकि ये देशद्रोहियों का समर्थन करती है और उमर खालिद का भी इसने समर्थन किया है, इसलिए मैंने स्याही फेंकी है। अब क्या अंजाम होगा मुझे कोई इस बात की चिंता ही नहीं है। इसलिए हम ये मान करके चलते हैं कि किसी ने गुस्से में ही इनके ऊपर ये स्याही फेंकी है। नहीं, इनको हमारे खुद जयपुर में भी सर, हमारे हाँ, जयपुर में अगर आपको ध्यान हो तो इस पे भी हमने चर्चा करी थी। एक राष्ट्रवादी युवा था जिसने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा था सर, और उस समय उसका भी अरेस्ट हुआ था। और उस समय जब अभिजीत दीपके के सपोर्टर्स जब उसको अरेस्ट कर रहे थे उसको, तो अभिजीत दीपके के सपोर्टर्स उसको जब कुछ कह रहे थे, तो उसने कहा कि उसने यही कहा कि मुझे गर्व है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन लेके देश में मतलब अराजकता फैलाने वाले को मैंने थप्पड़ मारा है, मुझे गर्व है, और इसके लिए मैं कुछ भी झेलने को तैयार। तो मैं कुछ राष्ट्र विरोधियों के चेहरे आपको याद दिलाता हूं। इस कार्यक्रम में बैठने से पहले मैंने कुछ रिसर्च किया, तो देखते हैं कब कब इस तरह की शर्मनाक घटनाएं घटी हैं जब देश के विरुद्ध ही नारेबाजी की गई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको हम जेएनयू के शॉर्ट नाम से जानते हैं, 2016 फरवरी, संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर जेएनयू बरसी परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे अत्यधिक आपत्तिजनक नारे लगाए गए और पूरे देश में ही इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं देखने सुनने को मिली थी। शाहीन बाग और सीएए सर 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 एक मेरा निवेदन है सर, साथ में आप दर्शकों को ये तो बता दें कि उसके जो पोस्टर बॉय थे उसके कन्हैया कुमार, उस समय जो जेएनयू के जो प्रेसिडेंट थे, वो आज कांग्रेस में एक पद पे आसीन है सर। ये भी हमारे इनका भी जिक्र आएगा, अभी आएगा सर, अभी वहां तक पहुंच रहे हैं। शाहीन बाग और सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शन 2019-20। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान कई भड़काऊ भाषण सामने आए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की बात कही थी शर्जिल इमाम ने अपने भाषण में। सेवन सिस्टर्स को काट दीजिए, भारत घुटनों पर आ जाएगा। जंतर मंतर 2021। बिना अनुमति के आयोजित एक मार्च कार्यक्रम में विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ और देश विरोधी नारेबाजी हुई, जिस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आयोजकों को गिरफ्तार किया। वारिस पंजाब दे अजनाला कांड 2023। अजनाला थाने पर हमले और खालिस्तान समर्थकों की रैलियों में अलग राज्य की मांग करने यानी खालिस्तान की मांग करने और भारत की अखंडता को चुनौती देने वाले बयान दिए गए, नारेबाजी की गई। अमृतपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, हालांकि वो सांसद चुने गए। अब वो डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में आराम फरमा रहे हैं। लेह लद्दाख में प्रदर्शन और हिंसा 2024-25। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान कई भड़काऊ वक्तव्य दिए गए। नेपाल अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति भड़काने की बात कही गई, जिसके बाद सितंबर 2025 में लेह में हिंसा भड़क उठी। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, कई दूसरे भी। और इसके बाद ये जहां इस समय एकलव्य बैठे हैं यानी राजस्थान में जोधपुर में, वो कई महीने तक सेंट्रल जेल में मौजूद रहे। वहां पर उमर खालिद जेएनयू में 2016 में उसने भड़काऊ भाषण दिया। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उसको गिरफ्तार किया गया। दंगे भड़काने का, साजिश रचने का उस पर आरोप लगाया गया। वो जेल में है, उसकी जमानत आज तक मिली नहीं है और जमानत की जो भी याचिकाएं दाखिल की गई वो खारिज की गई हैं। शर्जिल इमाम सीएए के विरोध में 2019-20 में इसने कई जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कई जगहों पर इन्होंने पूर्वोत्तर को लेकर के, चिकन नेक को लेकर के आपत्तिजनक नारे लगाए, भाषण दिए। तो इन पर यूएपीए, देशद्रोह यानी 124A और 153A जैसी धाराओं में मामले दर्ज किए गए, गिरफ्तार किए गए, अभी भी जेल की हवा खा रहे हैं। अमृतपाल का मैंने बता दिया है आपको, वो भी एनएसए में बंद है और डिब्रूगढ़ की जेल में आराम कर रहा है। उस पर यूएपीए भी तामील किया गया है और एनएसए भी तामील किया गया है। सोनम वांगचुक, इस पर भी एनएसए लगाया गया था, इसको डिटेन किया गया था। 5-6 महीने की जेल की सलाखों में रहने के बाद इसको 2026 में रिहा किया गया। ये बेशर्म आदमी फिर यहाँ जंतर मंतर पर आकर के अनशन पर बैठ गया और अपने आप को लेजिटिमेट कराने के लिए अल्टीमेटली केंद्र सरकार मजबूर हुई। 2 मंत्रियों ने जाकर के इसको जूस पिलाया, इसका अनशन खत्म करवाया। ऐसे कई लोग हैं। कन्हैया कुमार जेएनयू में 2016 में लगे आपत्तिजनक नारे के मामले में तत्कालीन छात्र अध्यक्ष के रूप में इसने देशद्रोह और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज हुआ, इसकी गिरफ्तारी हुई, बाद में इसको जमानत मिली। गुरवंत सिंह पन्नू
जो अमेरिका और कनाडा में बैठ कर के लगातार भारत के खिलाफ वो नारेबाजी करता है, वीडियो जारी करता है। यूएपीए के तहत वो आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। गौतम नवलखा ये भी भीमा कोरेगांव मामले में 2018 में गिरफ्तार किया गया। यूएपीए के तहत इसको भी अंदर किया गया। सूची बहुत लंबी है। यासीन मलिक है, अलगाववादी चेहरे जिनमें सैयद अली गिलानी है, शब्बीर शाह है, आसिया अंद्राबी है, मसरत्ता आलम है और कई दूसरे राज्यों में भी है। पौमी मुइवा है, परेश बरवा है, कोवाड़ घांडी है, कई दूसरे माओवादी नेता हैं। तो ये सब भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। जी सर, आपको क्या लगता है सर, इन सब में कॉमन क्या है सर? सर, आपकी अनुमति से आपके दर्शकों को बताऊं सर। देखिए सर, इनमें एक जो सबसे बड़ी कॉमन चीज है कि जब ये लोग पकड़े जाते हैं और या फिर जब इनके विरुद्ध कार्रवाई होती है, तो आप देश के सबसे बड़े और महंगे वकीलों की बैटरी ऑफ लॉयर्स जो इनको डिफेंड करते हुए देखते हैं, वो सारे कुछ गिने चुने एक ही चेहरे हैं सर। और सर, ये देखना है कि ये जो वकील होते हैं सर, ये कोई मतलब ये वो वकील हैं सर जो 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए पर हियरिंग लेने वाले वकील हैं सर। तो ये तो अपने आप को सड़क छाप छपरी गरीब लोग बताते हैं सर। इनके पास कहां से आते हैं इतने पैसे? तो सर, इस संदर्भ में मैं ऐड कर दूं कि ये जो एफसीआरए बिल में जो संशोधन होने वाला है, ये भी इस संदर्भ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये विदेशों से जो एनजीओ के पास पैसे आते हैं सर, वो पैसे आते तो किसी और मकसद के लिए हैं, यानी कि बताया जाता है कि वो इस मकसद या उस मकसद के लिए आ रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर और इस तरह की चीजें सर, सोशल सर्विस। लेकिन सर, होता यह है कि इन एनजीओ के द्वारा हमारे इन देश विरोधी लोगों को न्यायालयों में डिफेंड करने के लिए इन बैटरी ऑफ लॉयर्स को इन एनजीओ के जरिए पैसे दिए जाते हैं सर, जिससे इन लोगों की हिम्मत और बढ़ती है सर, क्योंकि इन्हें पता है कि मतलब कहना नहीं चाहिए सर, लेकिन ये सच्चाई है कि, और मैं इसमें न्यायपालिका की सर एज सच कोई बहुत बड़ी गलती नहीं मानता। ये भी एक मतलब एक रियलिटी है कि हमारा सबसे एक पॉपुलस देश है वर्ल्ड में, तो प्रेशर भी जो है हमारी न्यायपालिका के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी तरफ उसकी वजह से हर चीज जल्दी जल्दी हियरिंग पे नहीं आ पाती और केसेस जो होते हैं वो एक तरह से लंबित हो जाते हैं। डिफेंडेंट के पक्ष में थोड़ा मतलब आसान रहता है मामला, और उसके ऊपर से सर इस तरह के लोग जो हैं आके खड़े हो जाते हैं और रात के 12 बजे किसी मतलब दंगे भड़काने वाले के लिए या दंगे में संलिप्त व्यक्ति के लिए रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। तो मुझे लगता है सर कि इन सारे लोगों में ये जो फंडिंग इन लोगों को मिलती है सर, इसमें तो कोई मतलब एक किसी आज वो जो हम मीटा के बारे में बात कर रहे थे सर, हमने 2 दिन पहले करी थी, लेकिन मेटा से ये जो 2 दिन की बातचीत रही, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर कि मेटा ने तो जो करा वो गलत है ही और उस पर उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन सर 22 मिलियन फॉलोअर्स तो किसी ने खरीदे ही ना, और 22 मिलियन फॉलोअर्स खरीदने के लिए कहीं से पैसे आए ना, और वो 22 मिलियन फॉलोअर्स इन्हीं लोगों का एजेंडा चला रहे थे ना, तो ये पैसे आते कहां से हैं सर? तो ये मुझे लगता है सर कि इन लोगों में जो एक कॉमनैलिटी है वो बहुत बड़ी चीज है कि सर इनकी जो बैकिंग है वो कहीं ना कहीं सेम एंटी नेशनल फोर्सेस और जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है उन्हीं से होती है सर अल्टीमेटली। केवल एक किस्सा बता देता हूँ, एक घटना बता देता हूँ, किस्सा भी नहीं। ये उमर खालिद का पिता सैयद कासिम रसूल इलियास, ये जोहरान ममदानी से जाकर के मिला था, न्यूयॉर्क के मेयर से। और वो कौन है ये तो आप और सब जानते ही हैं कि वो एक जानी मानी भारतीय मूल की, बल्कि भारत में ही पैदा हुई और बाद में वहां जाकर के बसी, मीरा नायर का बेटा है। उससे जाकर के मिला था उमर खालिद के लिए, और बाद में उसने उमर खालिद के लिए एक लेटर जारी किया, हमारी न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े किए,
तो भारत सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उनको सलाह दी कि आपको न्यूयॉर्क की सेवा करने के लिए वहाँ की जनता ने चुना है, अपने दायित्व पर फोकस करें, दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। तो ये कितने ताकतवर हो सकते हैं, और ये इनकी कोई न्यूयॉर्क अमेरिका की यात्रा कर रहा है, वहाँ के मेयर से मिल रहा है, तो फाइनेंशियली तो वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो सकता। वरना जो गरीब लोग होते हैं, वो तो जहाज में चढ़ भी नहीं सकते, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। नहीं सर, और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में तो पहुंचे ही थे ना अभी ये भी, उमर खालिद के जो फादर हैं। तो मुझे लगता है सर कि इन लोगों के चेहरे पूरी तरह से खुल के, और मुझे अच्छा यही लगा सर, मतलब आज का जो हाईलाइट है वो यही है कि ये जो नेहा बोरा के साथ जिस तरह का सलूक हुआ है, जिस पे आपने बेसिकली शो की प्रेमाइस रखी थी, इससे ये जो हम लोग जो इतने दिन से डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे देश की जो बल्क ऑफ जेन ज़ी है वो नहीं है जो हमने जंतर मंतर पे देखी, बल्कि उसका एक राष्ट्रवादी आउटलुक है और वो चीजों को समझती है, अपनी सहज बुद्धि का उपयोग करना जानती है। तो मैं समझता हूँ सर कि जो आज नेहा बोरा के साथ जो सलूक हुआ है सर, एक छोटा सा पॉइंट इसके बारे में बताना भूल गया, वैसे तो आपके दर्शकों ने शायद इसे सुन लिया होगा या कहीं पे देख लिया होगा। नेहा बोरा के जो फादर हैं सर, वो भारतीय सेना में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं सर, और वो हमने स्वयं और एक वीडियो में हमने ये बताया था कि सर वो लगभग इनसे रिश्ते खत्म किए हुए हैं, इनसे बात भी नहीं करते, इनको देशद्रोही मानते हैं। जी सर, तो मैं समझता हूँ सर कि जब उनके फादर तो उन्हें ठीक से समझते ही हैं और उस वामपंथी विचारधारा को भी बहुत अच्छे से समझते हैं जब वो सर्विसेज में हैं तो, और देश के प्रति अपने सेवाएं दे रहे हैं तो। लेकिन उसके साथ साथ सर, आज का जो सबसे मतलब एक सुकून देने वाली बात है वो यही है कि हमारी देश की जो ओरिजिनल जेन ज़ी है, जो जिसने आज झारखंड में इनके साथ जो सलूक किया है, उससे हमारा एक फेथ रीइंस्टेट होता है कि जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद एकलव्य, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। दर्शकों से मैं प्रणाम एक साहब। बात कहना चाहता हूँ कि हम जब कार्यक्रम लेकर के आते हैं, तो समग्रता में सारे तथ्यों को आपके सामने रखते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं, किस-किस तरह के तत्व सक्रिय रहे हैं और उनके खिलाफ जो शासन प्रशासन है, उन्होंने जिस तरह की कार्रवाई की है, वो कितनी सख्त है। लेकिन जो हमारे कानून हैं, वो अभी भी उनमें गुंजाइश है कि ऐसे लोग अल्टीमेटली कई बार न्यायालय की रहमदिली पर जमानत पर बाहर आ जाते हैं। तो ये कितने खतरनाक लोग हो सकते हैं देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य करें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अगर आप जाकर के फॉलो करेंगे, तो आपको सारे लिंक वहाँ भी मिल जाएँगे। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार। प्रणाम सर।